नगर पालिक निगम भिलाई की जो गिनती है वो समूचे छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर की जाती है और इसे कभी सक्षम नगर निगम के रूप में देखा जाता था। चूँकि नगर निगम भिलाई की जो कार्यप्रणाली है वो पिछले कुछ वर्षों से एकदम धीमी गति या कहें सुस्त हो चुकी है। नगर पालिक निगम में अधिकारियों की या कहें जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से कई कार्य ऐसे हैं जो प्रभावित हो चुके हैं, पेंडिंग में हैं। लोगों के नगर निगम कार्यालय चक्कर काटने के बावजूद भी उनके काम पूरे नहीं होते हैं। जगह जगह समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अधिकारी कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं करते। यदि निगम के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो निगम के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी काफ़ी उदासीन है। हर जगह सफाई का अभाव बना हुआ है। सड़क किनारे कचरे का ढेर नजर आता है। स्वच्छता नाम की कोई चीज़ शेष नहीं रह गई। हालांकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें कुछ नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर साफ सफाई को लेकर के कार्य योजना तैयार की गई। अधिकारी सवेरे से विभिन्न वार्डों का भ्रमण करते हैं। सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यदि हम राजस्व की बात करें तो राजस्व वसूली में भी नगर निगम पिछड़ा हुआ है। कुछ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से जो शहर के सबसे बड़े बकायेदार हैं, जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों के संचालक हैं, उनके द्वारा अपने करों के भुगतान को लेकर के उदासीनता बरती जाती ही नहीं। नगर निगम के कुर्की वारंट का भी किसी प्रकार का इनमें कोई खौफ नज़र नहीं आता। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी। आइए हम इन तमाम नगर निगम में व्याप्त समस्याओं, उसके निराकरण, निरंकुश हो चुका है एक प्रकार से कहा जाए नगर निगम, इसे लेकर हम भोजू जी से आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। भोजू जी, सबसे पहले एक सवाल है कि यहाँ पे आता है, चूँकि आप लगातार पार्षद बनते चले हैं, नगर निगम की हर कार्यप्रणाली से आप लगातार वाकिफ रहे, तो अभी ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि चूँकि पटरी पार की स्थिति कुछ और देखने को मिलती है और पटरी पार इस ओर की स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा रहता है कि लगातार मॉनिटरिंग की जाती है सफाई व्यवस्था को लेकर के, लेकिन ऐसा कहीं स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता है। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई जिस प्रकार से आपने कहा, इस राज्य का सबसे सक्षम नगर निगम अगर कोई है तो भिलाई नगर निगम है। अब भिलाई नगर निगम की भू रचना हम देखेंगे तो भिलाई नगर निगम की भू रचना दो पार्ट में है। एक पटरी के उस पार है और एक पटरी के इस पार है। पटरी के उस पार भिलाई टाउनशिप क्षेत्र लग जाता है और पटरी के इस पार नगर निगम के अधीनस्थ पूरे वार्ड आ जाते हैं। अधीनस्थ 70 वार्ड पूरे हैं। पर जब 17 अक्टूबर सन 1998 को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भिलाई को जब नगर निगम बनाया गया तो इस मामले को लेकर के यहाँ पे जब निर्वाचन होना था तो भिलाई का मामले लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बीएसपी के कुछ यूनियन के नेताओं के द्वारा एक केस दर्ज किया गया कि जब बीएसपी क्षेत्र के कोई भी एम्प्लॉय जब चुनाव नहीं लड़ सकता या लड़ने के लिए उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तो फिर नगर निगम भिलाई को, टाउनशिप को नगर निगम में क्यों जोड़ा जाए। चूंकि यह साडा का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का अधीनस्थ क्षेत्र था, इसलिए हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि टाउनशिप क्षेत्र में बिना बीएसपी के स्थायी एनओसी के नगर निगम कोई भी खर्च नहीं करेगा। अब बात आ रही है कि विकास कार्य की। इस पूरे 5-6 सालों में नगर निगम का दायित्व निगम के पटरी के उस पार के जनप्रतिनिधियों को मिला है। मुख्यतः महापौर नीरज पाल जी सेक्टर 5 से हैं। स्वास्थ्य के जो एमआईसी के प्रभारी हैं वो सेक्टर 7 के हैं जी। पीडब्ल्यूडी के जो एमआईसी प्रभारी हैं वो सेक्टर 5 के हैं। भवन निर्माण, भवन अनुज्ञा के जो हैं वो सेक्टर 6 से हैं, एमआईसी प्रभारी मंत्री हैं। राजस्व की बात करें तो हुड़को से हैं। ऐसे तमाम प्रमुख जिम्मेदार पोस्ट को अपने पास रखे हैं तो पटरी के इस पार से उनको किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है। और जिसका कारण ये रहता है कि हाईकोर्ट की अवहेलना क्या करते हुए निगम के अधिकारी जो पटरी उस पार में करोड़ों रुपया का इस 5 साल के अंदर में लगभग 113 से 114 करोड़ रुपए का खाली उस क्षेत्र में बिना शासन के अनुमति के
और हाई कोर्ट की अवहेलना करते हुए अधिकारियों को दबाव बनाते हुए खर्चा करवाया गया। नगर निगम की वास्तविक स्थिति से नगर निगम की आर्थिक स्थिति तक का सफर जो आया है, और जिस प्रकार से कहा गया कि नीलामी वाली बात, निश्चित हम तो आज भी लगभग 1.5 साल हो गया बिजली बिल पटाने की स्थिति में नहीं है। नगर निगम भिलाई के जो साडा कार्यकाल के जो प्लाट थे, वो आज राज्य सरकार छत्तीसगढ़, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी नगरीय निकाय के प्लॉट को बेचने की अनुमति इनको दे दी थी जी। और जो प्लॉट करोड़ों में वो नीलाम होना चाहिए था, उस प्लॉट को इन लोगों के द्वारा अधिकारी को दबाव दे करके चुनिंदा लोगों को अपनी ओटीपी दी गई, अपने चुनिंदा लोगों को पार्टिसिपेंट करने के दिया गया, कंप्यूटर में नीलामी की गई। जब नीलामी कराना ही था, आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो आपको शहर के खड़े होकर के बीचों बीच शहर के नगर निगम के क्षेत्र में ओपन नीलामी करानी थी। ओपन कला नीलामी में लोग पार्टिसिपेट करते और आपको भाव भी अच्छा मिलता। ऑनलाइन प्लॉटों की बिक्री करके नगर निगम को इनके द्वारा लगभग उसमें भी 100 से 125 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। क्योंकि जैसा कि आपका कहना है कि भ्रष्टाचार वाली जो बात आ रही है, विपक्ष के जो पार्षद हैं उनके संज्ञान में बातें होने के बावजूद भी इस मामले को दबाए क्यों रख दिया गया? देखिए, विपक्ष निरंतर प्रयास की है, निरंतर उजागर करने का प्रयास किया गया है, पर इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का गुरूर यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, यहाँ के महापौर को इतना हो चुका था कि इनके द्वारा सदन में किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा ना करा करके बहुमत से अपने प्रस्ताव को पास करवा करके उसमें भ्रष्टाचार करने का प्रयास करती थी। जब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष ने जब सदन में इस बात को उठाने का प्रयास किया, तब यहाँ के महापौर पार्षदों को लालच के तौर पर मिक्सर ग्राइंडर, सामान्य सभा, बजट की सामान्य सभा से एक दिन पूर्व इन्होंने विपक्ष के पार्षदों के यहाँ मिक्सर ग्राइंडर भेजा। उस मिक्सर ग्राइंडर को आने के बाद विपक्ष ने चर्चा की और विपक्ष ने चर्चा करने के बाद ये पाया कि शहर की सरकार विपक्ष को खरीदने का और लालच देने निकली है, जिसको हम पूरे विपक्ष के पार्षदों ने सदन में जाकर के माननीय महापौर जी को सदन के गरिमा के अनुरूप सभापति की इच्छा अनुमति के साथ हमने पूरे मिक्सर ग्राइंडर को वापस किया। जब भ्रष्टाचार की चर्चा चलने लगी, तब भी पूरे बजट जैसे मामले को इस शहर के मेयर ने अपने बहुमत के आधार पर सभापति को इशारा करा के पास करा दिया और हम सब पार्षदों पे नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 क के तहत अमर्यादा के आधार पे हम लोगों को बर्खास्तगी हेतु संभाग आयुक्त को एक पत्र प्रेरित किया गया कि ये पार्षद 9 पार्षद है, इनके द्वारा अमर्यादा सदन के अंदर की गई, जबकि हमारे साथ में 4 हमारी बहनें पार्षद भी थी और 5 हम पार्षद थे। हमारे पे हमने भ्रष्टाचार उजागर करने का प्रयास किया, तो शहर की जनता का पैसा जो इन्होंने भ्रष्ट किया, तो इन लोगों को एक भय हो गया कि विपक्ष अब भ्रष्टाचार उजागर करेगा तो हमको बर्खास्त करने के लिए आदेशित निवेदन किया, एक लेटर संभागायुक्त को सभापति के मार्फत से किया गया। जबकि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 2016 की कंडिका 5 में उल्लेख है कि बिना सामान्य सभा के हस्त राइटिंग होती है, जो हाथों से लिखा जाता सचिव के द्वारा, उसका प्रतिवेदन मांगा गया, तो वहां किसी भी प्रकार का मर्यादा नहीं था। बाद में उसी चीज को नगर निगम के आयुक्त ने एक संभाग आयुक्त को पत्र लिखा कि नगर निगम में भोजराज, भोजू व इनके सभी पार्षदों का आचरण सदन के अंदर, सदन के अनुरूप, सदन की मर्यादा के हिसाब से की जाती है और सदन में इनके द्वारा अच्छा समर्थन मिलता है, सदन में एक अच्छी चर्चा करते हैं। इनकी शैली जो है सदन के अनुरूप है, न कि अमर्यादा वाला। इनका केस हम वापस लेते हैं और संभाग आयुक्त से हम बरी हुए। तो महापौर जी के द्वारा इस शहर में जितना भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी बदौलत इस शहर के अंदर में लोग डेंगू, डायरिया जैसी बीमारी से इस 5 साल के अंदर में लगभग 30 लोगों की संख्या हमारे परिवार से गई है, सिर्फ डेंगू और डायरिया से। जबकि हम लोग
इस शहर कोरोना के प्रकोप से हमारे अपने पूरे परिवार को खोया है, उसके बाद भी ये नहीं चेते, और जिसके बाद डेंगू डायरिया जैसी स्थिति निर्मित हुई है। अभी हाल ही की बात बताना चाहता हूं मैं आपको जी। बैकुंठ धाम वार्ड नंबर 30 में 4 बच्चे को जॉन्डिस हुई। महापौर एक दिन, शहर के मेयर बनते हैं, एक दिन बच्चे को देखने नहीं गए। वहां की एक बच्ची इतनी सीरियस थी, पूरा लीवर इन्फेक्शन हो गया था, जिसमें आयुक्त साहब के संज्ञान में करके हुए हम लोगों ने उस बच्ची को एम्स रिफर किया। उसमें वहाँ के पार्षद के द्वारा और वहाँ के पूर्व पार्षद सभापति राजेंद्र अरोरा जी के द्वारा उस बच्चे को लगभग 40 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की गई और उस बच्ची को एम्स से बचा के लाया गया। अभी हाल ही में परसों की बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, कुरुद गांव में 5 बच्चों को पीलिया हो गया। महापौर जी मीडिया के साथियों को बोलते हैं, तेरे को मालूम है वहाँ पे क्या है, वहाँ बोरिंग ही नहीं, तो पीलिया पानी कहाँ से आएगा। हमने मीडिया के बोरिंग भी उपस्थित करवाया, वहाँ का पानी भी चेक कराया, बाद में ये स्थिति आई चेक में कि वहाँ पे पीलिया के वहाँ के पानी में कीटाणु पाए गए हैं, पानी गंदा पाया गया है। किंतु महापौर जी एक भी दिन पटरी के इस पार का क्षेत्र, चाहे वो भिलाई का क्षेत्र हो, कुर्सीपार क्षेत्र हो, चाहे वैशाली नगर का क्षेत्र हो, महापौर जी एक भी दिन इस शहर में किसी अपने कांग्रेस पार्षदों के साथ भी बता दें कि वो शहर में घूमने का प्रयास किए होंगे, लोगों को देखना चालू किए होंगे, या किसी की समस्या सुनने का काम किया होगा। महापौर को इधर आने से डर लगता है कहीं मैं डेंगू डायरिया या पीलिया का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए महापौर जी हमारे तरफ में आना पसंद भी नहीं करते। भुजू जी, जैसे कि आपने कहा कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें टाउनशिप क्षेत्र में लगभग करोड़ों रुपए से ज़्यादा के कार्य हो चुके हैं। जैसा कि अभी हाल ही में कांग्रेस के 4 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है, उनका पार्षदों का भी यही कहना है कि हमारे वार्ड की उपेक्षा की जाती रही है, लगातार विकास कार्यों के लिए उनके द्वारा राशि की मांग की जाती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मांग को नज़रअंदाज कर दिया जाता रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इस बार का जो महापौर का नगर निगम का पार्षदों का चुनाव हुआ, इस बार विधानसभा स्तर पे कार्रवाई हुई और विधानसभा स्तर पे चुनाव हुआ कि मेयर जिस प्रकार से विधानसभा में विधायकों की बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन होगा, उसी आधार पे इस बार यहाँ पे भी चयन जो हुआ है पार्षदों के आधार पे महापौर का चयन हुआ। सभी विपक्ष पक्ष में जितने भी लोगों ने समर्थन किया, निर्दलीय पार्षद सा हो चाहे अन्य पार्षद भी हो, लोगों को लगा कि हमारा पार्षद बनेगा। लोगों ने सोचा कि कांग्रेस की राज्य में सरकार है, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। महापौर जी के द्वारा सभी को बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया कि तुम्हारे क्षेत्र में मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे क्षेत्र में मैं वो कर दूंगा। किसी के क्षेत्र में कुतुब मीनार बना देंगे, किसी के क्षेत्र में ताजमहल बना देंगे, किसी के क्षेत्र में हवा महल बना देंगे। ऐसे तमाम प्रकार का इन्होंने पार्षदों को सपना दिखाया। इस पूरे 2.5 साल के अंदर में हम तो विपक्ष के लोग थे, हमारा तो टेंडर बजट मिले हुए टेंडर को इन लोगों ने कार्यादेश भूमि पूजन के बाद हमारे कार्यों को निरस्त किया। किंतु ये अपने इनके समर्थन में जो इनके कांग्रेस के पार्षद हैं, जो इनके साथ में जो इनको निर्दलीय समर्थन किए, ये उनको भी 1 रुपया नहीं दिला पाए उनके क्षेत्र विकास के लिए। सबसे बड़ी नाराजगी कि महापौर जी को और महापौर जी के साथ में काम करने वाले लोगों को सिर्फ एक ही चीज लगता है, ये पार्षद है, इनकी कोई इनका अस्तित्व नहीं है। जब कोई पार्षद कुछ बोलने जाना जाता है तो महापौर जी उसको नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 का ज्ञान बताते कि ये बायोलॉजी में नहीं है। मैं पूछता हूँ महापौर जी, आप 15 साल नहीं 20 साल के पार्षद हैं, नगर निगम अधिनियम 1956 में कितने पेज होते हैं और उसमें कितनी धाराएं होती है और कितनी धाराओं की कितनी उपधाराएं होती है, आप बता के दिखा दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। इस शहर को पूरे पार्षदों को एक गुमराह करके रखे, जिसका खामियाजा इनका नज़ारा अगर देखना है तो कभी आ करके सदन के अंदर में देखिए। विपक्ष कम चिल्लाता है, इनके अपने पार्षद जिनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, इनके अपने पार्षद जो आज भी कुर्सी पार के कुछ पार्षद हैं, आज भी कांग्रेस के पार्षद हैं, उनके लोग आज भी केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं। महापौर जी आज तक देखने तक नहीं गए वहां पे कि केमिकल का पानी जमीन के अंदर से आ कहां से रहा है। ये प्रकृति है, यहां जमीन में से अमृत निकलता है महापौर जी।
300 फीट गहराई में केमिकल कहां से आ रहा है, कौन डाल रहा है, किसकी गलती है, शहर का वातावरण कौन बर्बाद कर रहा है, कौन सा ऐसा केमिकल प्लांट है, कौन सा स्टील प्लांट है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो जमीन के अंदर में केमिकल को डालने का प्रयास कर रहा है, जो बाहर उसको बाहर निष्पात करना चाहिए, जो बोर बना करके, जो बड़ी बड़ी टंकी बना करके 10-10 इंच का सबमर्सिबल पंप डाले हुए हैं, प्रेशर के साथ में पानी डाला जाता है। सामान्य सभा में पार्षद, कांग्रेस के पार्षद चिल्ला रहे हैं, पर महापौर जी उनको बोलते चूतिया हैं ये, इनको ज्ञान नहीं, जमीन के अंदर से पानी आ रहा हो, जमीन के अंदर से केमिकल कैसे निकलेगा। तो तमाम प्रकार की बातें होती है। कभी कोई पार्षदों को इन्होंने साच के नहीं चला, न कभी किसी पार्षदों के क्षेत्र की इन्होंने भिलाई के विकास की चर्चा की। इनका काम है 11 बजे 12 बजे घर से शेल्फ उठाएंगे, नगर निगम अंडर ब्रिज से बाईपास निकलेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सीधा आएंगे अपने नगर निगम एटीएम में, और एटीएम में बैठेंगे 5 बजे तक, और यहाँ से फिर घर चल जाएंगे। ये शहर के महापौर का काम 4 घंटे का ही काम है। कभी आ करके देखिए महापौर जी, इस शहर में और भी बहुत सारे महापौर हुए हैं। नीता लोधी जी महापौर रही हैं, भसीन साहब महापौर रहे हैं, निर्मला जी महापौर रही हैं। आप आके देखिए उनका कार्य, आप आ करके देखिए उनकी कार्यशैली को। सवेरे 6 बजे से 5:30 बजे से किसी न किसी वार्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में महिला पार्षद होने के बाद भी, भसीन साहब पार्षद महापौर होने के बाद भी 2-2 महापौर हमको महिला मिली, 1-2 पार्षद महापौर हमको पुरुष मिले आपके पहले भी। उनकी कार्यशैली देखिए, उन्होंने कभी शहर को बेचा नहीं, नीलामी नहीं होने दी प्लाट की, लेकिन आज शहर नीलाम हो रहा है। आज सबसे ज़्यादा ये शहर डेंगू, डायरिया, पीलिया का शिकार हो रहे हैं। और कौन हो रहे हैं? जो इस शहर में करोड़ों का राजस्व दे रहे हैं, इस शहर में शिक्षा कर दे रहे हैं, इस शहर में समेकित कर दे रहे हैं, इस शहर में यूज़र चार्ज, जो आप उनके घर से कचरा लेते हैं, आप उनके घर से नाली की सफाई करवाते हैं, उसका चार्ज दे रहे हैं। वो भी छोटा मोटा चार्ज नहीं दे रहे हैं। राजपत्र में आदेशित राजपत्र के 100 गुना ज्यादा चार्ज दे रहे हैं, आप ले रहे हो। राजपत्र की भी आप अवहेलना कर रहे हो। जिस राजपत्र में 20 रुपए लिखा हुआ है, वहां पे आप 1000 रुपए ले रहे हो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं शहर की जनता को, इस शहर की सरकार कैसे लूट रही है। भुजू जी, अब बात की जाए राजस्व की, तो जैसा कि जो बड़े बकायादार हैं शहर के, उन्हें समय समय पर नगर पालिक निगम द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, कुर्की आदि करने की भी बातें कही जाती हैं। तो कुर्की के डर से कुछ बड़े बकायादारों द्वारा नगर निगम के निर्धारित समय में अपने करों की अदायगी कर दी जाती है। लेकिन जो बड़े बकायादार हैं, जो सबसे बड़े बकायादार हैं, उनके द्वारा किसी तरह की जो उनके बकाया कर उसकी वापसी को लेकर, उन्हें जमा करने को लेकर के किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती। कुछ ये भी सब बातें सामने आई हैं कि कुछ सेटिंग और जुगाड़ आदि की वजह से वह अपने भुगतान को रोक दिया करते हैं। तो इस संबंध में आपके द्वारा निगम आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया था, तो अभी वो स्थिति किस तरफ है? देखिए, इस शहर के अंदर में लगभग 1 लाख आईडी है, संपत्ति कर आईडी जिसको कहा जाता है। ये बात करते हैं, किसी 1000 फीट के स्क्वायर फीट के दुकानदार रहते हैं, उनको कुर्की का आदेश निकलवा देते हैं कि आपका 50,000 रुपये बाकी है, आप 50,000 रुपये जमा करिए, अन्यथा कुर्की कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस शहर के अंदर में ऐसे 20 एजुकेशन सेंटर है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के हेल्थ कॉलेज तक, नर्सरी से लेकर के CBSE 12 तक और CG 12 तक एजुकेशन संचालित होता है। एक नियम है 12A, एक संस्था के द्वारा एक एजुकेशन संस्था चलाई जा रही है, और एजुकेशन संस्था 12A के तहत में होता है। किंतु उस 12A में एक संस्था मालिक होती है, ना कि परिवार। वास्तविक स्थिति से यहां पे भिलाई के अंदर में जितनी भी एजुकेशन संस्था है, उसको अगर देख लिया जाए तो संस्था सिर्फ 12A संपत्ति कर और गवर्नमेंट के फायदे उठाने के लिए है।
और वास्तविक उसकी जांच करा दी जाए, तो उसके संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद वो होंगे, और भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनके परिवार के, उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी बहुएं होंगी, उनकी बेटियां होंगी। जबकि 12A में एक डीएनए के 2 नहीं हो सकते। संस्था चलती है, संस्था सिर्फ कागजों में चलती है और नगर निगम को लॉस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संस्था के आधार पर शासन से करोड़ों का ठगी करने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तविक इनकी जांच कर ली जाए तो ये ऑनर व्यक्तिगत है, एक परिवार को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी बात, एक एजुकेशन संस्था जहां चलती है उसकी बिल्डिंग जो होती है 10,000 स्क्वायर फीट या 12,000 स्क्वायर फीट होती होगी, किंतु उनका जो हॉस्टल है, उनका हॉस्टल लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में होता है। क्या हॉस्टल को भी छोड़ने का अधिकार है क्या आपकी संपत्ति करके? वो तो व्यापार कर रहे हैं आप। और 12A के तहत में वहां पे आप कैंटीन चला रहे हैं, बच्चे मेस में खाना खा रहे हैं, क्या वो भी 12A में आता है क्या? आप बच्चे के स्कूल के बस के में आप स्कूल का बस का किराया ले रहे हो, उसकी जो आपने शेड बना कर रखी, क्या वो 12A में आता है क्या? ये 12A सिर्फ एक प्रकार से नगर निगम को संपत्ति कर न देने का एक सबसे बड़ा इनका ये है यंत्र है 12A। और निगम के अधिकारी वास्तविक तौर पे उसको ना जानते हुए, उसकी वास्तविकता ना जानते हुए उनको 12A का दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि इस शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के यहाँ वो जाकर के, यहाँ के संस्था के संचालक जाकर के चाय पी करके दिवाली और दशहरा मनाते हैं। वो है 12A। इस शहर के अंदर में अभी हाल ही में मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ी एजुकेशन संस्था है जो 52 एकड़ में संचालित होती है, लगभग 26 लाख स्क्वायर फीट में संचालित होती है। और उस भवन में, उस 52 एकड़ में लाखों स्क्वायर फीट में बिल्डिंगें बन चुकी है, किंतु नगर निगम इतनी उदासीन हो गई कि विगत 2004 से लेकर 2024 तक मामला न्यायालय में लंबित है, उच्च न्यायालय में। निगम को वकील को कितने का पता नहीं भुगतान कर दिया गया है। सामने वाली संस्था 52 करोड़ के लमसम का नगर निगम को राजस्व देगी। अब उस 52 करोड़ को राजस्व न देते हुए 52 करोड़ का बैंक ऑफ इंटरेस्ट जब निकालते हम, तो लगभग हर साल का 3.5 करोड़ रुपए का राजस्व निकलता है। उस 3.5 करोड़ रुपए के राजस्व में से हाई कोर्ट के वकील पे अगर वो 50 लाख भी खर्चा करता है सालाना, तब भी उसको 3 करोड़ रुपए उससे बच जाता है। वो नगर निगम के संपत्ति कर से पूरा कॉलेज संचालित कर ले रहा है। वो नगर निगम के पैसों से वो अकेला नहीं, यहां पे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल संचालित हैं, वो सबका यही हाल है। सबके सब हाई कोर्ट जा चुके हैं और हाई कोर्ट जाकर के अपने पैसे को बचा लेते हैं। केस चलता है, नगर निगम का वकील लड़ता नहीं है, और जब मामला हाई कोर्ट चले गया, आप संपत्ति कर नहीं दे रहे हो, तो आप उनको अनुज्ञप्ति जारी क्यों कर रहे हो? जब मामला हाई कोर्ट जा चुका है, संपत्ति कर नहीं दे रहे हैं, आप उनकी अनुज्ञप्ति कैंसिल कर दीजिए और बिना अनुज्ञप्ति के संचालित करने के लिए बोलिए, देखते हैं कैसे संचालित कर लेते बिना अनुज्ञप्ति के। इस नगर के अंदर में चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो डेली नीड्स की दुकान हो, चाहे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे छोटा सा MBBS डॉक्टर का दवाखाना हो, चाहे बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे किसी संस्था के द्वारा एक छोटा सा क्लास 1 to 5 स्कूल चलाने के लिए संचालित हो, चाहे वो 12 तक CBSE के
पढ़ाई के लिए एक स्कूल हो, सबके लिए यहाँ पे नगर निगम की अनुज्ञप्ति की अनुशंसा आपको अनुज्ञप्ति चाहिए रहती है। बिना अनुज्ञप्ति की आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, आप कैंसिल कर दीजिए। तो इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता ही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही है, आपके द्वारा पूरा विस्तार से इसकी जानकारी दी गई, डिटेल में बताया गया कि किस तरह से जो बड़े बकायेदार है अपने करों का भुगतान करने से बचने के लिए किस तरह के हथकंडे उनके द्वारा अपनाए जाते हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों की भी कहीं ना कहीं भूमिका रहती, नगर निगम अधिकारियों की भी भूमिका रहती। तो इस चीज़ का आखिर समाधान क्या है? देखिए, जिस शहर के सरकार जानकार है, जिस शहर के जिम्मेदार जानकार हैं, जिस शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बिना लालच के जिस दिन शपथ ले लेंगे काम करने की, तो निश्चित ये सब काम नगर के सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि के तौर पर पार्षद, पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद का चयन होता है। एक शासक के तौर पर ये बैठते हैं और शासक की जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन से कैसे काम कराया जाए। जिस दिन शासक इस बेबस होगा या शासक अगर भ्रष्टाचारी होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, तंत्र जो है, प्रशासन जो है, जिसको तंत्र कहा जाता है, जिस पूरे संचालित होते हैं, प्रशासन भी उसके साथ में, अगर ये 5 का भ्रष्टाचारी करेंगे, अगर इनको 5% देना है तो वो 50% का भ्रष्टाचार करेंगे, तब इनको 5% शासक को देंगे। और 5% के चक्कर में शासक प्रशासन को, तंत्र को इतना भ्रष्ट बना देता है कि वो प्रशासन और तंत्र जो है वो शासक को विकलांग कर देती है। पैसा दे दे के, भ्रष्टाचार करके वो अपनी 7 पीढ़ी के लिए कमाता है, लेकिन शहर की 7 पीढ़ी को विनाश की ओर ढकेल देता है। तो राजा ईमानदार रहेगी तो प्रजा सुरक्षित होगी, और राजा अगर बेईमान है तो प्रजा निश्चित डेंगू डायरिया से ही मरेगी। भुजू जी, यहाँ पे एक बात ये भी ये सामने आ रही है, चूँकि जो सफाई ठेका दिया जाता है, हर साल जो सफाई ठेके की दर जो बढ़ जाती है, उसके बाद भी सफाई व्यवस्था जो शहर की है वो पटरी पे नहीं आ सकी है। आज भी जगह जगह कचरों का ढेर सड़क किनारे, मुख्य मार्गों में देखने को मिलता है। नालियाँ बज-बजाती देखने को मिलती हैं, कचरे का ढेर लगा रहता है। सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराए जाते। और अभी जानकारी ये भी सामने आई है कि इस प्रक्रिया में जो एक ठेका सफाई कंपनी शामिल हो रही है, उसे पूर्व में नगर निगम द्वारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उसके द्वारा टेंडर भरा जा रहा है। देखिए, सन 2001 से लेकर सन 2005 तक 70 वार्ड में 5,25,000 मतदाता, 5,25,000 मतदाता, पूरे पॉपुलेशन को जोड़ लिया जाए तो लगभग 8 लाख का पॉपुलेशन इस शहर का था। नगर निगम भिलाई 6 जोन में जानी जाती थी, जिसमें जोन 6 जो होता था वो रिशाली जोन हुआ करता था, और रिशाली जोन अब अलग हो चुका है। 2001 से लेकर 2005 तक पूरे शहर को इस शहर 2.5 करोड़ रुपए में सफाई होती थी। नीता लोधी जी का कार्यकाल था, राम इकबाल मिश्रा जी उस समय सभापति हुआ करते थे। 2005 से लेकर सन 2010 तक इस शहर के मेयर वैशाली नगर के सम्मानीय विद्यारतन भसीन जी मेयर थे, और लुमेश्वर चंद्राकर दाऊ जी जो कि सभापति थे। पूरे शहर की सफाई 4.5 करोड़ रुपए में हम पूरे शहर को सफाई करते थे, और उस समय प्रत्येक वार्ड में 40 कर्मचारी आते थे। हर वार्डों में 40-40 कर्मचारी मिलते थे, और शहर में सफाई 4.5 करोड़ रुपए में शहर की सफाई हो जाती थी। अब बारी आई शहर के असली भ्रष्टाचार की। सन 2011 से लेकर सन 2015 तक शहर की सफाई बढ़ के 11 करोड़ रुपए हो गई। तत्कालीन महापौर श्रीमती निर्मला यादव जी और सभापति थे राजेंद्र अरोरा जी, जिनके कार्यकाल में 2011 से लेकर 2015 तक सफाई का कार्य हुआ।
2015 से लेकर 2020 तक उस सफाई का काम 22 करोड़ रुपया हो गया। कर्मचारियों की संख्या जस्ट आधी हो गई, 22 कर्मचारी आने लगे। 22 कर्मचारी आने लगे और संख्या आधी हो गई। रिसाली एक नया नगर निगम बन गया जो कि लगभग 1.25 लाख मतदाता हमारे कर चुके हैं। भिलाई स्ट्रीट टाउन प्लान में हमको सफाई करना नहीं है। वैशाली नगर विधानसभा के पूर्व में 26 वार्ड 27 वार्ड थे और अभी जो छोटे छोटे वार्ड किए हैं तो मिलाकर के 37 हो गए, और 37 और 14 है आपके भिलाई टाउनशिप में। 51 वार्डों की हमको सफाई करनी है। आज ये स्थिति हो गई कि वो 50 करोड़ पार हो गया। कर्मचारी वही, शासन के ईएसआई और पीएफ और शासन के गाइडलाइन का जब बात करते हैं तो 40% की बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम के पूरे वाहन जा रहे हैं जो कंडम हो चुके हैं, और कर्मचारी 18 भी नहीं आते हैं। अभी जांच समिति बनी है और जांच समिति में जांच दल के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, और सफाई हो गई 50 करोड़ रुपए की बन गई है। अभी 36 की थी, अब 50 कर दी है। इस शहर को सफाई के नाम पे, इस शहर को यूजर चार्ज के नाम पे, इस शहर को एसएलआरएम सेंटर के नाम से लगभग इस 5 साल के अंदर में, पूर्व के 5 साल के अंदर में अभी तक के 80 से 90 करोड़ रुपए नगर निगम को लॉस पहुंचा है। तो चूंकि जैसा कि आपका कहना है वार्डों में सफाई कर्मचारियों भी आधे कर दिए गए हैं, रिसाली नगर निगम अलग बन चुका है, फिर भी क्या वजह है कि जो सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आई? हालांकि सफाई का बजट भी बढ़ गया जैसा कि आपका कहना है, तो इसके पीछे आप किसे दोषी मानते हैं? कभी भी किसी परिवार में दोषी अगर कहलाएगा तो परिवार का गार्जियन ही कहलाता है। उसी प्रकार से नगर निगम का गार्जियन जो है, नगर निगम का मेयर है। ये पूरी रचने के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो इस नगर निगम का मेयर है। और इस नगर निगम के मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि शहर को वास्तविकता के आधार पे, मैं बोल रहा हूं ना, महापौर जी एक श्वेत पत्र जारी कर दे। मैं आज महापौर जी पे आपके चैनल के मार्फत से एक आरोप लगा रहा हूं। अगर महापौर जी आप सच में, अगर आप ईमानदार है तो श्वेत पत्र जारी कर दे, दस्तावेज के साथ जारी कर दीजिए, और विपक्ष दस्तावेज के साथ में आपको आईना दिखाएगा। महापौर जी खाली इतना बता दे, लिखित में दे दे, श्वेत पत्र जारी करते हुए बता दे कि नगर निगम में इस कार्य में इतना इतना हुआ, इस कर्मचारी को इतना भुगतान किया गया, ईएसआई पूरा पटा दिया गया, लोगों का पीएफ की राशि पूरी पटा दी गई, किसी का कोई भुगतान नहीं बाकी है। नगर निगम की लाइटें बहुत अच्छे से लग रही है, नगर निगम में विकास कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है, पटरी के उस पार में हाईकोर्ट की अवहेलना नहीं की गई, पेवर ब्लॉक किसी एक कंपनी से एक्स्ट्रा खाली एक ही कंपनी से नहीं लिया गया। आज ये स्थिति है कि नगर निगम की कुल राशि और इस महापौर की कुल राशि समानांतर हो गई है। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बकायदा तथ्यों के साथ जवाब दिया। हालांकि इन्होंने ऐसी कुछ बातें भी कही जो जिससे शहरवासी भोजराज सिन्हा ने नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र की सफाई व्यवस्था से लेकर के तमाम उन चीजों का तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया जिनकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भोजराज सिन्हा का कहना, चूंकि नगर निगम की जो अधिकारी है, साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि भी ऐसे सत्ता पक्ष के जिनकी वजह से कार्य प्रभावित होते हैं, पटरी पार विकास कार्यों का अभाव बना हुआ, जो चीजें पटरी के उस पार थी टाउनशिप क्षेत्र में, वो 10% चीजें भी पटरी पार इस ओर देखने को नहीं मिलती हैं। इनका कहना है कि लोगों की समस्याओं शिकायतों के निराकरण के लिए लगातार विपक्ष द्वारा प्रयास किया जाएगा। साथ ही सिन्हा जी का ये भी कहना है कि जो नगर निगम के जो 4 पार्षदों द्वारा इस्तीफा दिया गया है, प्रदेश हाईकमान को सौंपा गया, वो भी कहीं न कहीं महापौर नीरज पाल की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट नजर आए, जिसकी वजह से चूंकि उनके वार्डों में विकास कार्यों का अभाव था, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे वार्डों की विकास कार्यों को लेकर के उन्हें कहीं न कहीं नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिसका खामियाजा कांग्रेस की शहर सरकार को देखने को मिला है।